बच्चों, आज इस नए वीडियो में फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया। अब हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, गॉस थ्योरम। और इन वीडियो को आप क्रम से देखें और पूरा देखें। ये ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे तो फिर समझ में नहीं आएगा। पहले वीडियो से शुरू करें, पहला वीडियो देखें, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसके बाद आपकी पढ़ाई समझ में आएगी। अगर एक ही वीडियो छूटता है तो बीच का छूटने पर बाद की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। तो अब ये जो गॉस थ्योरम में शुरू कर रहा हूँ, तो ये वीडियो पहले वीडियो से देखना शुरू करें और क्रम से देखते जाएं और पूरा वीडियो देखें जिससे समझ में आए। क्योंकि यहाँ से जब भी जो भी फिजिक्स हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी टफ है और एक दूसरे पर डिपेंड है। पहला चैप्टर जो हमने पढ़ लिया उसकी हेल्प से दूसरा, दूसरे की हेल्प से तीसरा, इस तरह जो भी वीडियो आप पढ़ें क्रम से पढ़ें और कंटिन्यूस पढ़ें और पूरा पढ़ें। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं हम गॉस थ्योरम। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ाएंगे वो क्षेत्रफल सदिश, उसके बाद घनकोण, उसके बाद वैद्युत फ्लक्स और उसके बाद गॉस प्रमेय। आज ये 4 टॉपिक पढ़ाएंगे और ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर नए वीडियो में नए टॉपिक पढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्षेत्रफल सदिश। ये माना जाता है कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है क्योंकि उसमें एक परिमाण होता है। परंतु जब हम गॉस प्रमेय पढ़ते हैं तो हमने देखा कि क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जिसकी दिशा उस पृष्ठ के बाहर की ओर होती है। अतः यह माना गया है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। मैंने एक चित्र बनाया है, इसमें एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है। अगर खाली बात करें तो क्षेत्रफल ए होगा, लेकिन जब सदिश की बात करें तो उसको दिशा भी दिखानी पड़ेगी। जैसे मैंने ये दिखाया है, एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है और इसकी ये जो दिशा दिखा रहा है, दिशा बाहर की ओर है। तो इस क्षेत्रफल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? वेक्टर ए इज इक्वल टू मापांक और वेक्टर ए का परिमाण, अर्थात वेक्टर ए इज इक्वल टू मापांक ए। अतः इसी तरह ये मान लें कि इस पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए। तो डी ए को भी हम कैसे दिखाएंगे? वेक्टर डी ए इज इक्वल टू डी ए मापांक एन। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा पॉइंट क्यू है, तो डी वेक्टर डी ए इज इक्वल टू डी ए मापांक एन। अतः गॉस प्रमेय के पाठ में या कोई भी छोड़ दीजिए, क्षेत्रफल राशि को अदिश में मानकर सदिश माना गया है और उसी राशि को सदिश मानकर हम आगे व्याख्या करेंगे। ऐसे दूसरा पढ़ते हैं घनकोण। घनकोण पढ़ने के लिए पहले ये हो गया, अब दूसरा ये पढ़ते हैं घनकोण। घनकोण पढ़ने से पहले हम जानते हैं, इससे पहले हमने समतलीय कोण पढ़ा था। समतल कोण एक वृत्त में बनता है। यह कैसा कोण है? समतलीय कोण। किसी वृत्त के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समतलीय कोण कहलाता है, जिसका मात्रक रेडियन होता है। इसी तरह होता है घनकोण। घनकोण क्या होता है? किसी गोलीय पृष्ठ, एक होता है वृत्त और एक होता है गोला। वृत्त का मतलब जैसे कोई चूड़ी और गोले का मतलब जैसे कोई गेंद। तो चूड़ी केंद्र पर जो कोण बनाती है उसे समतलीय कोण कहते हैं और गोला जो केंद्र पर कोण बनाएगा उसे हम कहेंगे घनकोण। अतः इसकी परिभाषा देते हैं घनकोण की। किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित होने वाला कोण घनकोण कहलाता है। अब आप जानते हैं कि वृत्त के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने अंश का होता है? वो होता है 2 पाई बराबर 360 अंश। और गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है मालूम है? 4 पाई, जिसका मान होता है 720 अंश। तो गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
घनकोण कहते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके पृष्ठ पर कोई सूक्ष्म भाग है, ये मान लीजिए सूक्ष्म भाग है जिसकी केंद्र O से दूरी r है, और ये जो कोण बन रहा है सूक्ष्म, इसे हम कहते हैं डी ओमेगा। ये डी ओमेगा क्या है? घनकोण। इस डी ओमेगा घनकोण का मान होगा डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। डी ए क्या चीज है? इस पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल। अतः यहां से भी हम परिभाषा दे सकते हैं, किसी गोले के पृष्ठ पर सूक्ष्म अवयव तथा वृत्त की त्रिज्या के वर्ग का अनुपात उस गोले के केंद्र पर घनकोण अंतरित करता है। इसको मैं आगे भी और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमने पढ़ा डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। डी ए क्या है? सूक्ष्म अवयव का क्षेत्रफल। ये जो भी हमने माना था इसको मैं ऐसे भी दिखा सकते हैं। डी ए, ये आर ओ, ये पी, और ये कोण डी ओमेगा, ठीक है। डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये कंडीशन जब है जब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के अविलंबवत है। मान लीजिए कि यही इस तरह हो, तो फिर कंडीशन क्या होगी? ये डी ए, ये डायरेक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये डायरेक्शन उस पृष्ठ की, तो ये एंगल थीटा बन गया। फिर इस कंडीशन में हम डी ओमेगा का मान निकालेंगे। इस कंडीशन में क्या बनेगा? देखिए डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसकी हमको इस चैप्टर में बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को याद रखना है। ये कौन सी कंडीशन है और ये कौन सी कंडीशन है? इसमें कंडीशन है कि जब थीटा हमारा 0 अंश होगा, और ये हमारी कंडीशन है कि थीटा बराबर जो थीटा होगा, तो ठीक है। तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा क्या आ जाएगा बताओ? डी ओमेगा बराबर एक स्टेरेडियन। अब यहां से परिभाषा दे सकते हैं कि किसी गोले के, क्या है हमारा? देखिए डी ओमेगा डी ए बराबर आर स्क्वायर। किसी गोले के पृष्ठ पर स्थित सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल यदि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो उस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एक घनकोण एक स्टेरेडियन होगा, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे स्टेरेडियन की परिभाषा भी दे सकते। दोबारा सुन लीजिए, किसी गोले के पृष्ठ पर यदि एक सूक्ष्म अवयव स्थित है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो उस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण एक स्टेरेडियन होगा। अब आगे बढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स। ये जो दोनों चीज हमने पढ़ी थी, क्षेत्रफल घनकोण, इसकी जरूरत वैद्युत फ्लक्स में आगे पड़ती है। वैद्युत फ्लक्स क्या है? नाम पता चलता है वैद्युत वो इलेक्ट्रिक पे आगे लौट के हम जो पढ़ना है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। मान लीजिए जैसे ये कोई क्षेत्रफल है, ये हमने एक पृष्ठ बना रहे हैं,
ठीक है। और ये ये है एक पृष्ठ है, किसी वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ खींचा गया है जिसका क्षेत्रफल क्या ए और उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई है जिसकी तीव्रता ये प्रदर्शित है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही प्रदर्शित है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। मैं फिर वही बात बताना चाह रहा हूँ कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, जिसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जिसका मान लीजिए कैसे निकालते हैं कि यही पृष्ठ है, इसमें एक सूक्ष्म भाग है जिसका क्षेत्रफल अवयव dA है और इससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जिनके बीच का कोण d थीटा है। अतः d थीटा न कह के केवल थीटा ही बना सकते, केवल थीटा है। अतः इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA के बराबर होगा। ठीक है, इसका मान इस तरह हम निकाल लेंगे। अब इसमें कंडीशन ये डिपेंड करता है कि जैसे अब ये बात करें संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, ये तो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से हो गया। हम बात करें कि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा या इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इसका समाकलन करके पूरा हम निकाल लेते हैं। फाई ई बराबर ई इंटू ए तब है तब थीटा बराबर 0 अंश। तरीका वही है हमारा, फाई ई बराबर ए कॉस थीटा। ठीक है, मेन फॉर्मूला फाई ई इंटू ए बनता है और थीटा तो हमें साथ में लगाना ही लगाना है। तो जो थीटा की वैल्यू लगाते जाएंगे वैल्यू निकलती चली जाएगी। जैसे थीटा 90 तो फाई ई क्या हो जाएगा, ई इंटू ए कॉस 90 और कॉस 90 0, तो फाई ई बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल अगर परस्पर लंबवत हैं तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। अतः जो मेन फॉर्मूला बनता है हमारा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये याद रखना है। इसमें थीटा की वैल्यू लगाते चले जाएंगे, फाई का मान निकालते चले जाएंगे। अब इसका मात्रक पढ़ते हैं। मात्रक फाई ई बराबर ई इंटू ए, ई का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या है, क्षेत्रफल है, इसकी राशि मीटर स्क्वायर, क्या बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम।
एक अन्य मात्रक भी बन जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक क्या होता है? दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट बटे मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 1 मीटर से मीटर हो गया तो वोल्ट इंटू मीटर। 2 मात्रक हो गए। अब विमा ज्ञात कर सकते हैं। विमा यहां से कर लीजिए। न्यूटन का मतलब क्या होता है? एम एल टी माइनस 2 इंटू L2 A इंटू टी। क्या बन जाएगा? देखिए, एम L2 T माइनस 3 A माइनस 1। एम की एस पद्धति में मात्रक क्या बन जाएगा? एम की एस पद्धति में मात्रक की बात करें, एम की एस पद्धति में मात्रक यहां से निकाल लीजिए। एम किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर। ये इसका मात्रक बन गया। तो हमने क्षेत्रफल, सदिश, घनकोण और वैद्युत फ्लक्स तीनों चीज पढ़ ली। अब इन तीनों चीजों को मिला के गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है पहले ये जानते हैं। तो पहले मैं बता देता हूं, क्या लिख दूं इस पर? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण आवेश, नेट आवेश, संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर Q अपॉन ε0। ε0 क्या है? ε0 माध्यम यानी अर्थात निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, जैसे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण आवेश Q और निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता ε0 के अनुपात के बराबर होता है। दोनों के अनुपात में भी दिखाकर इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति, चित्र मैंने पहले बना रखा है। कोई एक पृष्ठ है जिसमें एक प्लस Q आवेश बिंदु O पर रखा है। इससे R दूरी पर इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है और इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इन दोनों के बीच में कोण क्या है? थीटा। तो पहले अभी हमने जो पढ़ा था ये बात समझ में आ गई? फिर समझ लो। कोई पृष्ठ है जिसके अंदर प्लस Q आवेश बिंदु O पर रखा है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और दोनों के बीच कोण थीटा है। अतः बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
डी फाई ई। अभी हमने पढ़ा, इससे पीछे पढ़ाया था, जब वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था क्या होना चाहिए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और इसको आगे लिखेंगे डी फाई ई। क्या लिख सकते हैं खोल के इसको, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, परंतु किसी बिंदु आवेश के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होती है, ई बराबर 1/4π0 क्यू बटे आर स्क्वायर। इस ई के मान को यहाँ रख देंगे तो क्या बन जाएगा, डी फाई ई बराबर 1/4π0 क्यू बटे आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। और हम इसको थोड़ा सा और चेंज करके भी लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर Q/4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर आपके दिमाग में हो, थोड़ा सा यह सोचने वाली बात है, बट डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, सोच के बताइए। अभी हम इससे पहले पढ़ा था, कुछ पढ़ा था घनकोण, ये होगा डी ओमेगा। इसकी जगह पर डी ए कॉस थीटा पर आर स्क्वायर की जगह पर डी ओमेगा हम लिख देंगे, और इस तरह ये बन जाएगा डी फाई ई बराबर Q/4πε0 डी ओमेगा। अब ये तो हो गया हमारे सूक्ष्म भाग से। अब हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा फाई ई, ये सब बाहर आ जाएगा Q/4πε0, ये हो जाएगा डी ओमेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये जो समाकलन डी ओमेगा लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये संपूर्ण पृष्ठ इस केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। फिर समझ लो, समाकलन डी ओमेगा का मतलब है कि केंद्र पर ये सारा का सारा पृष्ठ कितना कोण बनाएगा। ये आप जानते हैं कि कोई गोलीय पृष्ठ केंद्र पर कितना कोण बनाता है, 4 पाई। तो फाई ई बराबर Q/4πε0 इंटू 4 पाई, क्योंकि डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। अतः 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, फाई ई बराबर Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति हो जाती है। यह अब थोड़ा सा ये होता है कि बहुत सारे आवेश हों, प्लस हो माइनस हो, तो हम कैसे निकालें, तो फिर इस तरह निकाल लेते हैं, और उनका संपूर्ण जो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि -Q1 + Q2 + Q3 -Q4, फिर कैसे निकालेंगे, फाई ई बराबर -Q/ε0 + Q2/ε0 Q1 + Q3/ε0 -Q4/ε0। या हम ऐसे कह सकते हैं फाई ई
बराबर 1/ε0 सिग्मा क्यू। इस तरह हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि कुछ आकृति ऐसी होती है, जैसे कोई आवेश पृष्ठ से बाहर हो, जैसे इस तरह मान लीजिए, तो जाने वाला, इसके अंदर आने वाला फ्लक्स माइनस और बाहर निकलने वाला फ्लक्स प्लस होता है। जैसे बिंदु वो है, इस पर कोई प्लस की आवेश रखा है, तो इसके अंदर एंटर भी कर रहा है, बाहर भी निकल रहा है। तो जितना वैद्युत फ्लक्स प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, φE बराबर 0। ये ध्यान रखना है। अगर कोई बिंदु आवेश उस पृष्ठ से बाहर है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि जितना ही एंटर करेगा, जितना ही प्रवेश करेगा, उतना ही बाहर निकल जाएगा। इसलिए किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। हाँ बच्चों, एक बात फिर मैं कह रहा हूँ, ध्यान देना कि मेरी वीडियो कंटिन्यूस पहली वीडियो से देखना शुरू करना, तभी आपकी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि बीच बीच में उठा के देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो पहली वीडियो से देखिए और कंटिन्यूस देखिए, क्योंकि कोई चीज़ छूटने नहीं चाहिए। बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।